गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा का विस्तृत अध्ययन किया। राजनीतिक समाजीकरण क्या है और आमंड और पावेल तथा अन्य विद्वानों द्वारा इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी गई है। आज हम राजनीतिक समाजीकरण किस किस साधन के द्वारा होता है, अर्थात कोई भी बालक या व्यक्ति कहाँ कहाँ से सीखता है, कुछ जो प्राथमिक साधन हैं उनका हम अध्ययन शुरू करेंगे कि समाजीकरण की जो व्यवस्था है किसी व्यक्ति की वो कहाँ से शुरू होती है। तो उसमें जो सबसे पहला तत्व है वो है परिवार। परिवार प्रथम पाठशाला मानी जाती है। किसी भी बालक की बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही उस परिवार और उस समाज का अंग या सदस्य बन जाता है और उसी समय से उसके समाज और परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप बालक को उसके अभिभावक ढालना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है तो उसको समाज के नियम समझाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो परिवार बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, जिसके माध्यम से बालक रीति रिवाजों और परंपराओं को सीखता है। वह अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है, जिससे उसमें सत्ता का बोध होता है। सत्ता अर्थात जो व्यक्ति बड़ा है उसकी बात को मानना। तो जैसे बालक धीरे धीरे समझदार होता है वो अपने माता पिता की बात को मानना सीख जाता है, तो उससे उसमें सत्ता का बोध अर्थात बात मानने की व्यवस्था की समझ विकसित हो जाती है। इसके अलावा सबके साथ मिलकर रहना, परिवार में सहयोग करना एवं अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस प्रकार दबाव बनाया जाए आदि बातें सीखकर वह राजनीतिक क्रियाओं की क्षमता विकसित करता है। तो ये हमें आगे किस तरह सहयोग करती है कि अगर कोई बालक अपनी बात मनवाने के लिए जिद करता है या किसी भी तरीके की व्यवस्थाओं को अपनाता है तो धीरे धीरे आगे चलकर राजनीति में यही व्यवस्थाएं उसको मदद करती है कि राजनीति में किस तरह से लोगों के साथ मिलकर रहना, सत्ता में किस तरह अपनी बात को मनवाना, ये सभी व्यवस्थाएं उसको आगे चलकर राजनीतिक क्रियाओं में मदद करती है। सामान्यतः चुनावी अनुभव यह बताते हैं कि परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक दल का समर्थक होता है, परिवार के अन्य सदस्य भी उसका अनुसरण करते हैं। ये बात भी हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी शुरू से ही जिस राजनीतिक दल अर्थात पार्टी का समर्थन करते आए हैं, बालक भी धीरे धीरे उसी राजनीतिक दल का समर्थन करने लग जाएगा और अपने पिताजी और अपने परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके जैसे अनुसरण करने लग जाएगा। इस प्रकार राजनीति के प्रति जो प्रारंभिक समझ है उसका विकास परिवार के माध्यम से ही होता है। परिवार अगर बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सेदारी करता है, सहभागिता करता है, तो धीरे धीरे बालक भी उसी तरीके के कार्य करने लग जाएगा। तो किसी भी बालक के लिए राजनीतिक समाजीकरण का जो प्रथम साधन है वो है परिवार। अगला जो हमारा साधन है वो है शिक्षण संस्थाएं। राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह परिवार में जिन राजनीतिक अभिवृत्तियों को आत्मसात करता है, शिक्षण संस्थाओं में वे और अधिक दृढ़ बन जाती है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के सहभागियों के साथ अर्थात अपने मित्रों के साथ अनुकूलन करने की आवश्यकता से बालक राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधताओं और विरोधाभासों के साथ
समायोजन करना सीख जाता है। अर्थात बालक जब परिवार से पाठशाला में प्रवेश करता है तब उसको अपने तरह तरह के मित्रों के साथ अनुकूलन अर्थात समायोजन करना सीखना होता है कि किसके साथ किस तरीके से अनुकूलन अर्थात व्यवस्थाएं की जाए, उनके साथ बैठना, उठना, बोलना। तो ये धीरे धीरे बालक को राजनीतिक समझ विकसित करने में मदद करता है। बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी, इसकी संभावना ज़्यादा है कि वह राजनीति में उतनी ही रुचि लेगा, उसके राजनीतिक ज्ञान का भी उतना ही विकास होगा। लेकिन शिक्षण संस्थाओं का पाठ्यक्रम कैसा है, उसकी मित्र मंडली कैसी है, या शिक्षकों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण एवं वैचारिक अभिमुखीकरण कैसा है, ये सारी बातें भी बालक के ऊपर प्रभाव डालती है। यह सब तत्व भी राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि शिक्षक अपने आचरण एवं अन्य विभिन्न तरीकों से अपने विद्यार्थियों को अपनी विचारधारा की ओर प्रेरित करने का प्रयास करता है। कि शिक्षक अर्थात उसके आसपास का वातावरण कैसा है, ये सभी भी बालक के समाजीकरण पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं। तो परिवार के बाद राजनीति समाजीकरण का दूसरा साधन होगा शिक्षण संस्थाएं। और शिक्षण संस्थाओं में बालक ये भी सीखता है कि जैसे हम अपने कक्षा के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, हमारे विद्यालय के अध्यक्ष, छात्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो ये चुनाव कैसे होते हैं, प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है, ये सभी देखकर भी बालक राजनीति समाजीकरण को सीखता है। और बालक जब विद्यालय से कॉलेज में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे बालक की राजनीति के प्रति रुचि बढ़ने लग जाती है। तो ये सभी उसके प्रारंभिक सीखने पर प्रयोग करता है, डिपेंड। अगला जो हमारा साधन है वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल अपनी नीतियों, विचारधारा और कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक देशों एवं साम्यवादी सर्वाधिकारवादी राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका अलग अलग होती है। लोकतांत्रिक जो देश हैं उसमें पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो अलग तरीके से काम करती है, और साम्यवादी और अदर जो देश हैं उसमें राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी भूमिका अलग अलग होती है। ऐसे राज्यों में समाजीकरण के साधनों पर राज्य का कठोर नियंत्रण रहता है, जबकि लोकतांत्रिक जो देश हैं जैसे कि भारत, लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है एवं वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने विचारों के अनुरूप समाजीकरण के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगला जो हमारा साधन है वो है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। जब हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को देखते हैं, राष्ट्रीय गान गीत को सुनते हैं, तो हमारे अंदर हमारे देश के प्रति आस्था के भाव पैदा होते हैं। विभिन्न राजनीतिक प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय दिवस समारोह, सेना की परेड आदि के माध्यम से राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था के भाव पैदा किए जाते हैं। ये सभी प्रतीक भी व्यक्ति को राजनीतिक समाजीकरण में सहायता करते हैं। हमारा अगला जो साधन है और अंतिम जो साधन है वो है अंतिम अर्थात हमारी पुस्तक के अनुरूप जनसंचार के साधन। आधुनिक समय में जनसंचार के साधन समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि व्यक्ति के राजनीतिक ज्ञान को तथा उसके विचारों को दिशा देने का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव जो हैं वो आजकल मीडिया के दफ्तरों में लड़े जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि आजकल टीवी,
मीडिया जिस तरीके से राजनीति के बारे में बढ़ चढ़कर हमारे देश के बारे में बताता है, उस तरीके से व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम ये देख भी सकते हैं कि जब हमारे देश में चुनावी माहौल होता है तो उसमें मीडिया कितना सक्रिय है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो चुनाव हैं वो आजकल मीडिया के दफ्तरों में लड़े जाते हैं, क्योंकि वे विभिन्न कार्यक्रमों में जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी जो साधन हैं वो व्यक्ति को राजनीतिक समाजीकरण में मदद करते हैं। परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक और जनसंचार के साधन। इस तरह राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश में नागरिक व सरकार के बीच अंतःक्रिया का अभाव पाया जाता है, वहीं किसी देश में सरकारों के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अंतर वास्तव में राजनीतिक समाजीकरण के स्तर का अंतर है। अर्थात जैसे कि कोई देश जिसमें वहाँ के नागरिक सरकार की नीतियों अर्थात कार्यों में रुचि नहीं लेते, और ऐसा ही कोई दूसरा देश है जिसमें नागरिक और सरकार के बीच काफ़ी अच्छी अंतःक्रिया अर्थात अच्छे प्रभाव संबंध हैं। तो ये सभी राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही प्रभावित होते हैं। अगर बालक अच्छी तरीके से सीखा है, उसको अच्छी तरीके से सिखाया गया है, तो बालक आगे चलकर राजनीति में सहभागिता निभाएगा। और बालक को शुरू से ही नहीं सिखाया गया, उसका समाजीकरण अच्छी तरीके से नहीं हुआ, तो बालक राजनीतिक समाजीकरण में प्रभावी हिस्सा नहीं लेगा। आज के जो हमारे होमवर्क के प्रश्न हैं वो है, परिवार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे पूर्ण करते हैं? राजनीतिक समाजीकरण में संचार माध्यमों की भूमिका बताइए तथा राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया पर एक लेख लिखिए। तो आज इसी के साथ हमारा जो ये अध्याय है वो भी पूरा हो चुका है।